So welcome 10th graders to this very new lecture on chemical reactions and equations. That is the first chapter for class 10th for science, and I hope that you love this lecture. All the very best for your class 10th. May you have a very blissful and worth remembering journey of class 10th. So yeah, all the best for your boards. अभी से बोल दे रही हूँ मैं. Everyone, let's begin with this lecture and let us not waste any time क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में होगा बहुत सारी पढ़ाई करनी है because it's class 10th. You're going to appear for the boards for the very first time. And let's quickly dive into the lecture without much ado. So the topics which we are going to discuss in this chapter are introduction obviously, then chemical reaction, केमिकल इक्वेशन, फिर हम बात करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देन कोरोजन एंड रैंसिडिटी. तो ये चैप्टर बहुत छोटा लग रहा है पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बड़ा है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, दीज टॉपिक्स आर अ बिट लार्ज टॉपिक्स जिस पे हमारा फोकस रहेगा इस चैप्टर का. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पहले भी हमारे चैनल पे वीडियोज़ हैं ऑन बैलेंसिंग इक्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. तो अगर केमिस्ट्री में बेसिक्स में कोई दिक्कत है, कोई भी इशू है तो आप वहाँ जाके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर जितना भी वैलिड रेलेवेंट डिस्कशन है वो यहाँ पे किया जाएगा. यहाँ कुछ टॉपिक्स ऐसी हैं जिसके ऊपर अनंत तक हम डिस्कस कर सकते हैं, जितने मर्जी उतने क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो इस चैप्टर के बाद मैं एक क्वेश्चन सीरीज़ स्पेसिफिकली इस चैप्टर के लिए बना दूंगी. उसके अलावा आप जितने चाहे क्वेश्चंस इंटरनेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज मैनी क्वेश्चंस एज यू विश टू. जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा हाथ सेट होगा. इसके अलावा भी वीडियोस आर अवेलेबल ऑन माय चैनल. यू कैन गो एंड अटेंड देम. विद दैट लेवल ऑफ सिंसियरिटी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. इस चैप्टर को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि इस चैप्टर को ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया जा चुका है थ्रू दोज बेसिक वीडियोज़. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन. यस, तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस. हम सब ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो अगर हम इस चीज़ को याद करें कि ये क्या होती थी, फिजिकल चेंज में जहाँ एक न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता था, सिर्फ फॉर्म चेंज होता था. जैसे एक पेपर ले लिया हमने, उसको टेयर कर लिया, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है. यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई नया केमिकल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, उसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज जहाँ पे वहीं पे कोई नया प्रोडक्ट बने, दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कुछ नया बना दे जो कि पहले नहीं बना था, दैट इज़ केमिकल चेंज. अब यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे और उन्हीं को रिप्रेजेंट करने वाली केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे कि केमिस्ट्री में हम किस तरीके से दिखाते हैं उन केमिकल रिएक्शंस को. तो उनको दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म होता है केमिकल इक्वेशन. उन्हीं की हम बात करेंगे. Most of the substances around us undergoes various changes. Some of these changes are temporary. With no new substance being formed, they are called physical changes. यही जो मैंने आपको बताया यही लिख रखा है कि temporary changes जहाँ पे कोई नया substance नहीं बनता, that is physical change. जैसे बर्फ़ का पिघल जाना, बर्फ़ का गल जाना, ये क्या है, फिजिकल चेंज है. यहाँ कोई नई चीज़ नहीं बन रही है. पानी का एक फॉर्म सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया, तो ये फिजिकल चेंज हो गया. जबकि केमिकल चेंज क्या है, इन सर्टेन अदर चेंजेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. न्यू सब्सटेंस बना होता है और जो पेरेंट होता है, जिन चीज़ों से नया सब्सटेंस बन रहा होता है, जो रिएक्टेंट होता है, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है. वो मर्ज होके, कंबाइन होके या टूट के कुछ नया बना लेता है जो हम प्रोडक्ट के नाम से जिसे जानते हैं. दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस और ये रिवर्स नहीं हो सकते. वी वोंट गेट द रिएक्टेंट्स बैक. एक बार हो गया
फिर उसके बाद हम इसको रिवर्स स्टेट में नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमने कोई सब्ज़ी बनाई तो वो उसको जब हमने चॉप किया, चॉप करके जब हमने उसको कुक किया, उसके बाद जो उसका फॉर्म हो गया वो रिवर्स नहीं हो सकता। सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। हमने उसको हीट दिया, उसको प्रोसेस किया और फिर कुछ नया बना दिया एंड दैट इज़ केमिकल चेंज। आई होप ये चीज़ हमने पिछली क्लास में भी सबने पढ़ी हुई है। जस्ट फॉर अ रिकैप एंड जस्ट टू गिव अ इंट्रोडक्शन एंड बैकड्रॉप ऑफ द लेसन कि क्या लेसन के बारे में कहा जा रहा है, उसके लिए हमने ये देख लिया। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस इज द प्रोसेस विच टू और मोर सब्सटेंसेस react with each other to form new substance with different properties। केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब साथ में मिलके रिएक्ट करके एक ऐसा नया सब्सटेंस बनाए जिनकी प्रॉपर्टी उनके पेरेंट से यानी उनके रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग हो, तो इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। चेंज इन स्टेट होगा तब आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर बदल जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, कहीं से तो एफर्वेसेंस निकलेगी, और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, कैसे चेंज होगा, स्टेट, कलर, टेम्परेचर, गैस कैसे एफर्वेसेंस निकलेगी, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। इनमें से कोई भी चीज़ें होंगी तो उसे हम केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। बर्फ़ का पिघल जाना या स्टीम का बनना, ये सिर्फ स्टेट चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि कुछ नया नहीं बना है, कलर नहीं बदली है, गैस नहीं रिलीज़ हुई है, राइट? तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये क्या है। तो उसी केमिकल रिएक्शन का जब हम रिप्रेजेंट उसको करेंगे ऑन पेपर तो कैसे करेंगे? सिंबॉलिकली करेंगे, और ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूले, wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side। तो एक एंटिटी हमारा रिएक्टेंट वाला ये कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे, LHS पे, और जो प्रोडक्ट होंगे वो राइट हैंड साइड पे होंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। ये हमने वर्ड्स में लिखा और ये हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है? दोनों को हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे क्योंकि दोनों एक केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि बैलेंस क्या होता है, और दूसरा हम ये समझते हैं कि बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है हमें। The chemical equation that shows the chemical reaction needs to be balanced। हमारा कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें दिखाता है कि केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों बैलेंस करना पड़ेगा? क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था कि एटम्स को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए रिएक्टेंट्स के जितने एटम्स यूज़ होंगे प्रोडक्ट के उतने ही एटम्स बनेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। ना तो ये बनता है और ना ही ये ख़त्म होता है, ठीक है? तो ये हमेशा अपना फॉर्म चेंज करता है। यहाँ पे हम सिर्फ चेंज ऑफ फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गायब तो हो नहीं जाएंगे। जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे, वो आपको प्रोडक्ट में दिखाई देने चाहिए, बीच से उड़ थोड़ी जाएंगे। हम यहाँ पे ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो रहा है। एटम्स के बारे में तो हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि ना ये फॉर्म होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इस तरीके से इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, गायब थोड़ी हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे अगर इस वाली इक्वेशन को देखें, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे ये हमारी देखते हैं, जिंक
एक है, यहाँ पे भी जिंक एक है, सल्फर एक है, यहाँ पे भी सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। हमें इक्वेशंस बैलेंस क्यों करनी पड़ती है, ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है तो ये एक छोटा सा सवाल, लेकिन आपके बोर्ड्स में ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें ये मिस आउट करते जाते हैं, और जब शुरू से वो सारी मिस आउट चीज़ें कंपाइल हो जाती हैं तो फिर वो हमारे ऊपर बर्डन की तरह काम करती हैं। जब हमें इतना एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है फिर हमसे चीज़ें स्लिप होती जाती हैं, फिर हमें लगता है यार छोड़ो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पॉर्टेंट है वही एक रात पहले पढ़ के 2 रात पहले पढ़ के चल देते हैं, वैसे ही दे देंगे हम, तो हम साल भर बर्बाद करते हैं। उसके बाद फिर हम ऐसे ही एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, एंड दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंस दैट यू फेस लेटर। इसलिए फर्स्ट डे से मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, एक एक चीज़ को देखते चलिए ताकि आपको लास्ट में प्रेशर फील ना हो। अब यहाँ देखिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आयरन एक है, मान लीजिए, अच्छा ये मान लीजिए बैलेंस नहीं होती तो क्या होता, एक आयरन होता, यहाँ 3 आयरन होता, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभी कैसे बैलेंस करेंगे इसको देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, मान लीजिए ये ऐसा नहीं होता, इसको इरेज कर देते हैं। इसको मैंने पेंट कर दिया वाइट कलर से, पेंट हो गया, सारा कलर डाल दिया सब पे। अब देखते हैं तो हमें बैलेंस कैसे करना है। दिस इज़ द मेथड, यू आर गोइंग टू राइट द LHS एंड देन द RHS। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो, हेवी लाइन जो भी है ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, LHS पे हमारे पास यहाँ पे है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले इसके लिए आप ऑक्सीजन लिखेंगे और हाइड्रोजन, इन दोनों को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। O और H ये ऐसे ही रहेंगे, बाकी जितने और अलग एटम्स हैं उनको हम पहले बैलेंस करेंगे। तो LHS में यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 आयरन है, ये देखिए। एक काम करते हैं रेड कलर से लिखते हैं, 1 आयरन 3 आयरन। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो क्या अनबैलेंस्ड है, सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो ये कितना हो गया फिर 3, ठीक। अब ये भी हो गया, क्या बाकी है हमारा बैलेंस करने को, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर हम 4 कर दें तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ 1 से हो जाएगा 4, लेकिन हमारा हाइड्रोजन 2 से हो जाएगा 8, तो ये हो गया हमारा 8 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी लगा देंगे 4, और 4 2 जा कैसे हो रहा है, तो देखिए 4 2 जा, ठीक है, 4 2 जा कितना हो गया 8, तो यहाँ पे भी 8 हो गया, और अल्टीमेटली हमारी जो इक्वेशन थी वो बैलेंस हो गई। पेंसिल से बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करने के बाद फाइनल इक्वेशन पेन से लिखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? For more insights on balancing, I have made a separate video totally completely based on balancing equation. तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि पूरी चीज़ अगर हम इसी वीडियो में बता देते हैं तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। दिस इज़ अ बेस चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे हम केमिस्ट्री की बहुत सारी बातें हमें करनी है, लेकिन एवरी सिंगल टॉपिक इज़ नॉट पॉसिबल हियर, इसलिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है फॉर क्लास 8th, meant for class 9th and 10th also. For those of you who don't know balancing, you can go and refer to that video. I'll also attach the link in the description box, so you can check it out. बाकी जहाँ जहाँ पे मुझे कुछ इक्वेशंस दिखेंगी उनको मैं बैलेंस करके एक एक बार आपको रिपीटेशन इसका देती चलूँगी. If you want, I can take one more equation and then I can make you balance it. For example, let us take the equation. कौन सी इक्वेशन ली जाए, आगे से ही कोई इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं.
C6H12O6 C6H12O6 plus O2 will give you CO2 plus H2O plus energy. इसको आप बैलेंस करके देखिए. वैसे ही लिखिए LHS, RHS, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिख लिया. कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कार्बन 1 है. ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है. हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है 2. बैलेंस करेंगे. सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो. यहाँ 6 कर दो तो कितना हो गया? 6 to 12 113. ये 6 हो गया, ये 13 हो गया. यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो, हाइड्रोजन देख लो. हाइड्रोजन में 6 कर दो मल्टीप्लाई तो 12 हाइड्रोजन हो गया. 6 + 12 यानी कि 18 हो गया हमारे पास ऑक्सीजन. यहाँ 18 हो गया. फिर ऑक्सीजन में हम 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6 to 12 और 6 ये हो गया 18. इस तरीके से हमने बैलेंस कर दिया फटाफट से. ठीक है, आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र करें क्योंकि उसमें अदर क्वेश्चंस भी हैं. आई विल गिव यू अ सेपरेट क्वेश्चन सीरीज़ इफ़ यू वांट फॉर बैलेंसिंग ओनली. बैलेंसिंग के कई सारे क्वेश्चंस उसमें हम अलग से कर लेंगे. ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है. नेक्स्ट लेट्स कम हियर. क्योंकि अभी ये चैप्टर वैसे ही हम यूजलेसली लंबा कर दें, इसका फ़ायदा क्या है. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, शॉर्ट एंड क्रिस्प चैप्टर, बट इट विल रिक्वायर द नॉलेज, द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द बेसिक्स. अगर नहीं क्लियर है यू कैन गो एंड क्लियर इट दैट. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सबसे पहले बात करते हैं. बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये. कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है. जैसे कि हमारा C + O2 गिव्स यू CO2. ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन. एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट दोनों कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाए, वो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड from 2 or more reactants is known as combination reaction. ये भी एक एग्जाम्पल है. CaO + H2O gives you CaOH whole twice aqueous. ये भी हमारा एक तरीके का कॉम्बिनेशन है. दो प्रोडक्ट मिले, दो रिएक्टेंट मिले और मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम दूसरा क्या है? स्लेग लाइम. बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इसने. रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. और इससे हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है. चूने में पानी मिलाओ तो कितना गर्म हो जाता है, वही है ये चूने में पानी. ठीक है, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन व्हेन यू रिएक्ट इट विद वाटर देन इट बिकम्स CaOH whole twice. नेक्स्ट, अ सल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम. सल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लेग लाइम के साथ क्या होता है? सल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स. वही चूना वाला पानी, वही बताया ना मैंने, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जब एयर में ओपन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है वॉल्स पे. Calcium hydroxide CaOH whole twice when reacts with CO2 it will give you CaCO3 calcium carbonate. इसका रिएक्शन नीचे दे रखा है, डोंट वरी. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of white washing. वाइट वॉशिंग के 2 से 3 दिन बाद आपको कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ दिखेगा वॉल्स के ऊपर, जिससे एक शाइनी फिनिश आ जाता है वॉल्स पे. इसी तरह हम केमिस्ट्री को अपने डेली लाइफ एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वॉल्स हमारी शाइनी हो जाती हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3.
जो मार्बल है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का सेम केमिकल फॉर्मूला रखता है CaCO3, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल. इसका रिएक्शन क्या है? सो प्लीज हैव अ लुक एट इट. हियर इज द chemical reaction. CaOH whole twice aqueous plus CO2 gives you CaCO3 solid and then water. As simple as that. यही वाली इक्वेशन मैंने अभी अभी लिखी थी जो आपके सामने है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल. और भी बहुत सारे न्यूमरस एग्जाम्पल होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. ये वाला भी तो कॉम्बिनेशन है. Mg plus O2 gives 2MgO. ये भी तो कॉम्बिनेशन है. कितने सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पॉसिबल हैं. Ca plus O2 gives CaO. ये भी तो है. सब कॉम्बिनेशन है. बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पॉसिबल हैं. जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिलेंगे. बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें क्वेश्चन सीरीज में भी मिलेंगे. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट फॉलोइंग दिस चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो. बर्निंग ऑफ कोल भी कॉम्बिनेशन है. कोल कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2. फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 ये भी कॉम्बिनेशन. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन. मीथेन कोई नेचुरल गैस कहते हैं. इसको ही मार्श गैस भी कहते हैं. सो इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ कीप राइटिंग इट डाउन, कीप मेकिंग नोट्स. बहुत सारे नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको दोबारा दोबारा रिविजिट नहीं करना पड़े चैप्टर. एक बार में क्लैरिफाई हो जाए सारी चीज़ें और एक बार में हम चीज़ों को स्ट्रेंथन करते चलें. बाद में दिक्कत ना हो. बोर्ड्स के टाइम बहुत सारे बच्चे हश एंड रश में रहते हैं. ये हो जाए वो हो जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये. जब हमारा चैप्टर क्लियर रहेगा तो हम आराम से बहुत आराम से बोर्ड एग्ज़ाम्स को पास कर लेंगे विद फ्लाइंग कलर्स. नहीं तो ऐसे हम हमेशा परेशान रहेंगे. ये वाली बुक ले लें, वो वाली बुक ले लें, ये वाले क्वेश्चंस कर लें, ये वाला इंपॉर्टेंट है. जस्ट कीप इन पेस विद द चैप्टर, कीप इन पेस विद द क्वेश्चंस, कीप गिविंग टेस्ट. बात ख़त्म, सॉर्टेड. फर्स्ट डे से बहुत ही डिसिप्लिन में चलेंगे और बहुत इजीली सारे काम हो जाएंगे. मार्श गैस यानी कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन. बर्निंग मतलब ऑक्सीजन. बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. और बर्निंग एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. चाहे वो कोल की बर्निंग हो, नेचुरल गैस की बर्निंग हो या फिर वो वाटर मेकिंग हो, कुछ भी हो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो, सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कितने सारे एग्जाम्पल हो गए. अच्छा, यहाँ तो मैंने बैलेंसिंग सिखा रखी है. सो लेट मी क्लियर. अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है? एक्सो मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ एक्सटर्नल बाहर निकलती हुई. एक्सो मतलब बाहर. और थर्मिक मीन्स टेम्परेचर. मतलब अगर टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, हीट टेम्परेचर थोड़ी रिलीज होगा, हीट रिलीज होगी ना. तो थर्म मतलब हीट भी होती है. Whenever heat is released during a process and it causes the temperature to rise, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. जहाँ पे हीट रिलीज होती है और जहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर राइज होता है. इमीडिएट सराउंडिंग्स का जहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इट रिलीजेज हीट. The rice, potato and bread we eat contains carbohydrate. अब यही कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल्स के अंदर जाके एनर्जी कैसे बन जाता है? क्योंकि ये सेल्स के अंदर जाके ब्रेक होता है. यही सब लिखा हुआ है. दिस ग्लूकोज देन कंबाइंस विद ऑक्सीजन. ये कार्बोहाइड्रेट टर्न्स इनटू ग्लूकोज. ये सब हमने पहले पढ़ रखा है. और ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाके कन्वर्ट हो जाता है एंड इट गिव्स यू एनर्जी. स्पेशल नेम इस रिएक्शन का क्या है? रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में हमने जूनियर क्लासेस में डिफरेंस पढ़ा था कि ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है. तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है, केमिकल रिएक्शन है. जो हम सांस लेते हैं वो रेस्पिरेशन नहीं है.
जब ये जो हम खाते हैं खाना, when the food gets combined with oxygen through breathing, इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिससे लॉट ऑफ हीट इज रिलीज, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट हैपन्स इन द सेल्स। और यही वाला रिएक्शन अभी हम बैलेंस कर रहे थे कि जब ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, व्हेन इट गेट्स कंबाइंड, देन यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम एक्सहेलेशन से बाहर करते हैं। और वाटर वेपर भी बहुत सारा रिलीज़ होता है, इसलिए हम लंग्स को ये भी बोलते हैं कि ये वाटर वेपर का भी एक्सक्रीशन होता है यहाँ से। ठीक है, तो एक्सक्रीशन हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यहाँ एक ही जगह से एक्सक्रीशन, एक ही ऑर्गन से ऐसा नहीं होता। मल्टीपल ऑर्गन्स मल्टीपल काम करते हैं और मल्टीपल वेज में हम उनको जज कर सकते हैं। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब क्या हुआ, अंदर, और हीट, थर्म मतलब क्या हुआ, हीट, एनर्जी। तो अगर हमारी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, अंदर जा रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, और इसकी वजह से सराउंडिंग कूल डाउन हो रही है, हमारा एसी क्या करता है, गर्म हवा को बाहर फेंकता है और अब्जॉर्ब करके हीट को बाहर फेंकता है, थ्रो आउट करता है। तो ये क्या करता है, हमारी सराउंडिंग्स को कूल करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसी तरह टेम्परेचर को नीचे पहुंचा देते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, इससे क्या होता है, ठंडी हो जाती है, और इसी को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं दिन के टाइम, तो हमें कूल उनके पास से ब्रीज, हवा मिलती है। इसलिए हम गर्मियों में भी, और मतलब हर टाइम हमें प्लांट्स के पास रहना अच्छा लगता है, क्योंकि प्लांट्स के पास जो कूलनेस रहती है, एक कूल ब्रीज रहती है। उसका रीज़न ये है कि वो जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसकी वजह से उनके आसपास की सराउंडिंग्स कूल रहती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस किसका एग्जाम्पल है, तो नाउ यू विल बी एबल टू टेल कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था, A प्लस B मिल के बना रहे थे, या इक्वल टू मुझे नहीं डालना चाहिए, रिएक्शन है ये, AB। यहाँ क्या होगा, इसी का जस्ट ऑपोजिट, कॉम्बिनेशन पढ़ा, कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट, AB टूट के क्या बन जाएगा, A प्लस B, ये हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो कॉम्बिनेशन पढ़ा, कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट। चलिए आइए एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे क्या होता था, दो सिंपल रिएक्टेंट्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते थे, और जबकि यहाँ क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट या एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के क्या बन जाएगा, सिंपल प्रोडक्ट्स। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतनी सीधी सी बात है। अभी यही मैंने बताया कि इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, देख लीजिए एग्जाम्पल। FeSO4 सॉलिड यानी कि फेरस सल्फेट, ये टूट के बन जा रहा है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 गैसेस, और साथ में SO2 गैस और SO3 गैस रिलीज हो रही है। लेड नाइट्रेट टूट के बन जा रहा है लेड ऑक्साइड, NO2 और O2 रिलीज हो रहा है। इतनी सीधी सी बात है। बस आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट टूट के सिंपल प्रोडक्ट्स बना रहा है। अगर आपको आप पहचानने को भी दे देता है तो आप आराम से पहचान लेंगे। इसका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। इसीलिए वाइट सिल्वर क्लोराइड को हम ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की प्लास्टिक बॉटल्स में रखते हैं, ब्राउन प्लास्टिक बॉटल्स में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है। ये देखिए, द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन को, कौन से रिएक्शन को यूज़ करते हैं, देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो है डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। इसीलिए इनको हम ब्राउन और ब्लैक प्लास्टिक की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं, ताकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना हो। कहीं पे भी धूप में पड़ा रहेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। AgBr, Ag और Br में
Br2 में डिकम्पोज हो जाता है। इसीलिए इसको भी हम ब्लैक कलर की प्लास्टिक बॉटल्स में लैब में स्टोर करते हैं ताकि इनके पास इनके जो है कॉन्टैक्ट लाइट से ना हो। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले भी पढ़ चुके हैं सभी लोग डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहचानने के लिए, पढ़ने समझने के लिए हमें रिएक्शन सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। आई होप वो सब आपको याद है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बिकॉज उस वाले वीडियो में हमारे जिसमें हमने बात की थी बेसिक्स की, उसमें हमारा ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सीरीज। काबा का मगलजिन फेनी, इस तरीके का शॉर्ट ट्रिक मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी इसके लिए ताकि आप लोगों को इजी रहे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये वो केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है उसके खुद के कंपाउंड में से। ये वैसा ही है जैसे आपके घर में से कोई और आपको आके घर से निकाल दे, तो कौन निकाल पाएगा? जो ज़्यादा पावरफुल होगा। कोई मान लो गुंडा वगैरह आ गया आपके घर में और आपको आपके घर से निकाल दिया, तो ये वही है डिस्प्लेसमेंट। आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ना, आप अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए। तो वैसे ही यहाँ कंपाउंड के साथ होता है, वैसे ही यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से निकाल देता है। कैसे? बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहली चीज़ ये है कि मेटल भी और नॉन मेटल भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो दिखाते हैं। आयरन नेल्स का अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ आप रिएक्शन देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके लिए आप क्या करिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, CuSO4। ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। इसमें आप आयरन की नेल डाल दीजिए और इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये सोल्यूशन वाइट कलर का हो जाएगा। कलरलेस भी कह सकते हैं, कलरलेस मत कहिए, वाइट ही कहिए। तो ये जो है ये वाइट कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आयरन चली जाती है, आयरन रिएक्ट करती है CuSO4 के साथ तो FeSO4 बनाती है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होकर कॉपर को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देती है। लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए CuCl2 में से PbCl2 बना लेती है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है। इतनी सी बात है। इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक डिस्प्लेसमेंट होती है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। एक डिस्प्लेसमेंट होती है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसको हम डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट तो बोलते ही हैं, इसको डबल रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ये एक तरीके का मेटाथेसिस रिएक्शन है। मेटाथेसिस भी इसका नाम है, इस नाम को याद रखिएगा, हो सकता है ये नाम ही पूछ ले। अच्छा, इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। वहाँ क्या होता था सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करता था, जबकि यहाँ दो कंपाउंड होंगे जो अपने कैटायंस और एनायंस को एक्सचेंज करेंगे। फिर से समझिए मैंने क्या बोला। वहाँ क्या होता था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जो कि उससे लेस रिएक्टिव होता था उसे उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस, बेघर कर देता था। ठीक है, यहाँ क्या होगा, दो कंपाउंड होंगे और दोनों अपने कैटायन एनायन को एक्सचेंज करेंगे, ये स्विच करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो गई है, Na होगा यहाँ पे, Na2SO4। ठीक है, तो ये Na2SO4 है और ये BaCl2 है, दोनों कंपाउंड्स हैं। अब आप देखिएगा, ये Ba का कॉम्बिनेशन बन जाएगा SO4 के साथ और Na का कॉम्बिनेशन बन जाएगा Cl के साथ। देखिए यही हुआ, BaSO4 और NaCl बन गया। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आया डिफरेंस बिटवीन सिंगल या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? प्लीज़ इसको याद रखिएगा, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू रिएक्शंस, क्योंकि अभी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर रीडिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट तो हम पढ़ चुके थे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर हमें समझ में नहीं आएंगे, इसी तरह हमारा सब्जेक्ट का बेस जो होगा वो वीक हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल है, आप इस शब्द को ही तोड़ लीजिए, रेडॉक्स।
तो इसमें क्या आ रहा है, रेड और ऑक्स, तो रेड से रिडक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन। अब देखिए क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, is a type of chemical reaction that involves transfer of electrons between two species. इसमें एक स्पीशीज रिड्यूस होगी, दूसरी स्पीशीज ऑक्सीडाइज होगी। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। रिडॉक्स को समझने से पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन का एटम या मॉलिक्यूल ऐड हो जाए, या हाइड्रोजन हट जाए, किसी भी कंपाउंड में से अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए और हाइड्रोजन को हटा दिया जाए या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए, मैं माइनस माइनस बना रही हूँ ना, मतलब रिमूव करना, तो ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना या इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। इसी का ऑपोजिट है रिडक्शन। इसको अच्छे से समझिएगा, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा रिडॉक्स में हो क्या रहा है। अभी रिडॉक्स के एग्जाम्पल भी देखेंगे, है बहुत इजी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बस स्ट्रॉन्ग करते चलना है। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना, इसी का जस्ट ऑपोजिट हाइड्रोजन का ऐड होना या तो इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना, इसी को हम कहते हैं रिडक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी देखेंगे हम कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन या और इलेक्ट्रॉन का चले जाना, रिडक्शन ऑक्सीजन का चले जाना, निकल जाना, और हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स का आना, जुड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार समझ लेते हैं अच्छे से फिर से। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दो स्पीशीज में। दो स्पीशीज क्या करती हैं, एक स्पीशीज जो होती है, एक कंपाउंड जो होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, छोड़ता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को, उसी छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। इतनी सिंपल सी बात है। एक छोड़ेगा, दूसरा पकड़ेगा, एक ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो दूसरा अपने में ज्वाइन कर लेगा। जो रिमूव कर देगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जो ज्वाइन कर लेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसीलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस अलग अलग नहीं होती है, साथ में होती है। कोई छोड़ता है तो कोई पकड़ता है, कोई पकड़ता है तो कोई छोड़ता है, ऐसा होता है। Similarly, they have written that it is a transfer of electrons between two species. Two species होते हैं. An oxidation reaction is any chemical reaction in which the oxidation number of molecule, atom or ion changes by gaining or losing an electron. तो मैंने समझाया इसका पूरा का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग गेन ऑफ ऑक्सीजन। समझाया कि नहीं समझाया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, जो इन्होंने नहीं लिखा है। खैर ये अभी इलेक्ट्रॉन का आपको समझ में नहीं आएगा चक्कर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सबको दिखेगा क्लास 10th के लेवल पे, पर जो इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम है, ये इलेक्ट्रॉन वाली चीज़ ना हम आगे पढ़ेंगे जब क्लास 11th में हम रिडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है क्लास 11th केमिस्ट्री में। तो जब हम वो पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन का क्या सीन है। अभी तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एज अ डेफिनेशन हमें याद करना है। इलेक्ट्रॉन्स हमें विजिबली दिखेंगे नहीं एक्सचेंज होते, जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिखाई देगा। आपके लिए उतना ही बहुत है। रिडक्शन इन्वॉल्व्स अ गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। ये CuO है, इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, Cu और H2O बन गया। इसमें आप देखिए क्या कॉपर रिड्यूस हुआ, कॉपर ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, कॉपर रिड्यूस हुआ, और ये देखिए ये ऑक्सीडाइज हो गया। हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज होके वाटर बन गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ
और वो वाटर बन गया. हाइड्रोजन गॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर, क्योंकि उसके ऑक्सीजन छूट गई इसलिए वो रिड्यूस हो गया. ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? ध्यान से समझेंगे. मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑक्सीजन का छोड़ना लेना, ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये दोनों प्रोसेस साथ में चलती है. और चूंकि ये साथ में चलती है इसीलिए हम इसे रेडॉक्स कहते हैं कलेक्टिवली. Yes or no? It's not an individual process. It's a collective process. So that is why it works simultaneously. अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि एक स्पीशीज़ ऑक्सीजन छोड़ती है तभी दूसरी स्पीशीज़ ऑक्सीजन को गेन कर पाती है. एक स्पीशीज़ में लॉस होता है तभी एट द सेम टाइम दूसरी स्पीशीज़ में गेन होता है. ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन है, ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? एजेंट कौन होता है? जो कोई काम कराता है. इज इट और इज इट नॉट? हु इज एन एजेंट? एन एजेंट इज अ पर्सन और इज अ थिंग और इज अ सब्स्टिट्यूट विच लेट्स समथिंग हैपन. कोई काम को कराने वाला एजेंट होता है ना. जैसे ट्रैवलिंग एजेंट, तो वो ट्रैवलिंग आपकी पॉसिबल करता है इसलिए वो एक एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीडेशन कराएगा. इज इट क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शब्द को समझिए, वर्ड्स को पकड़िए, आपको ऑलरेडी आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्योंकि ये चैप्टर एकदम बेसिक, बहुत इजी चैप्टर है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो वाली स्पीशीज़ जो ऑक्सीडेशन कराए. ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? वो स्पीशीज़ जो ऑक्सीडेशन कराती है. अच्छा, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? ऑक्सीडेशन वही करा सकता है जो ऑक्सीजन को लूज करे, तभी तो कोई और गेन करेगा. येस और नो एवरीवन? आर यू विद मी? समझ में आ रहा है सबको? तो कौन कराएगा ऑक्सीडेशन? कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वही होगा जो खुद ऑक्सीजन लूज करे, तभी तो वो दूसरे की कराएगा. इसका मतलब वो स्पीशीज़ जो खुद ऑक्सीजन लूज करती है या रिड्यूस हो जाती है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है. ऑक्सीडेशन कराने वाला वही हो सकता है जो खुद ऑक्सीजन लूज करे, यानी कि जो खुद रिड्यूस हो रहा हो. इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन. जो खुद रिड्यूस होगा वही तो ऑक्सीजन देगा. जिसको खुद हाइड्रोजन मिलेंगे यानी रिडक्शन होगा वही ऑक्सीजन देगा. It is the substance which is reduced itself and oxidizes the other. Very simple. खुद रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला. रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा. वैसे ही है ना, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करने वाला. जो खुद ऑक्सीडाइज हो वही तो दूसरे को रिड्यूस करेगा. Which is oxidize itself and reduces the other. Oxidation is the process which involves loss of electron. बट रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी तक तो दिमाग में सेट हो गया होगा. मैंने एक ही चीज़ को इतनी बार रिपीट किया है. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये दिमाग में सेट हो गया होगा सबके. जितने बच्चों ने ध्यान से इसको सुना है, समझा है, लिखा है, उनको अच्छे से समझ में आ गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है. बस अब टूवर्ड्स एंड ऑफ द चैप्टर हमारा ख़त्म ही समझिए. कोरोजन है हमारी सेकेंड लास्ट टॉपिक. कोरोजन क्या होता है? जंग लगना, जंग, रस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स. अच्छा, डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे. द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन. तो कोरोजन वही है यार, जंग लगना, प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन. जंग तुरंत तो लगती नहीं है ना, धीरे धीरे लगती है. ऑफ मेटल्स, किसके साथ होता है ये? नॉन मेटल्स के साथ नहीं होता, ये मेटल्स के साथ होता है. अच्छा, मेटल्स के साथ होता है तो क्या हो जाता है? अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं. जंग लगना कभी फायदेमंद होता है क्या? कभी प्रॉफिटेबल होता है जंग लग जाना? नुकसान होता है जंग लगने से, है ना. इसीलिए अनडिजायरेबल कहा गया है. इनका रिएक्शन हो जाता है. जंग क्यों लग जाती है?
मॉइस्चर की वजह से, एयर के साथ जो ऑक्सीजन है एयर में, जो गैसेस हैं, जो वाटर है, एसिड है, इन सब के रिएक्शन के वजह से मेटल के साथ इनकी रिएक्शन, इनकी अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स फॉर्म हो जाती हैं जिनको हम कोरोजन कहते हैं। अच्छा, अब आप समझिएगा कि क्या कोरोजन जंग है। कोरोजन बेटा एक ब्रॉड फॉर्म है। कोरोजन क्या है? एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर आती है रस्टिंग। कोरोजन का एक टाइप है, कोरोजन की एक वैरायटी है रस्टिंग। रस्टिंग एंड कोरोजन आर नॉट द सेम। कोरोजन किसी भी मेटल के साथ हो सकता है, जबकि रस्टिंग को हम कहते हैं एग्जैक्टली जंग लगना। जंग लगना एग्जैक्टली रस्टिंग है। रस्टिंग हमेशा आयरन के साथ होती है, ठीक है, लेकिन कोरोजन किसी भी मेटल के साथ हो सकता है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू टर्म्स। कोरोजन जो है वो रस्टिंग का ब्रॉड फॉर्म है और रस्टिंग उसके अंदर की एक छोटी सी वैरायटी है। Rusting is iron when specifically iron reacts with oxygen and moisture. जब सिर्फ आयरन, पर्टिकुलरली आयरन की रिएक्शन होती है विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तब एक रेड सब्सटेंस बनता है जिसको रस्ट बोलते हैं। रेड सब्सटेंस बनता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। अब आपका ये काम है, दिस इज योर होमवर्क, टू फाइंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट. Please find the chemical formula of rust and comment down in the comment section below. I will be waiting for all your reactions and all your feedbacks along with the answers. Okay? Red substance rust का formula पता करके आएंगे सभी बच्चे. Is it clear? Next, rancidity. Rancidity क्या होती है? Rancid मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज़. The taste and odor of food materials containing fat and oil changes when they are left exposed to air for long time. This is called rancidity. कभी चिप्स वगैरह आपने अगर खुले छोड़ दिए हों तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है और एक टेस्ट आ जाता है जो कि बहुत ही खाने के बाद अजीब सा, टंग पे कड़वा सा कुछ लगता है ना। और ये किस फूड आइटम के साथ होता है? ऐसे फूड आइटम्स के साथ होता है जिनके फैट और ऑयल कंटेंट होता है। बटर के साथ भी हो सकता है। अगर बटर में दो कंपाउंड्स ना हो, बटर में हम दो कंपाउंड्स डालते हैं, BHT और BHA। आप इसका फुल फॉर्म पता कीजिए। अब क्या है ये? एंटीऑक्सीडेंट्स है। BHT और BHA डालते हैं ताकि बटर जो है वो रैंसिड ना हो और बटर की शेल्फ लाइफ बनी रहे। बटर की क्या बनी रहे? शेल्फ लाइफ। बटर का जो पीरियड है वो लंबा चले, है ना। इनको जब एयर में एक्सपोज कर देंगे फैट और ऑयल वाले चीज़ों को तो ये रैंसिड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, फैट और ऑयल की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जैसे रस्टिंग एक वेस्टफुल प्रोसेस है, उसी तरह रैंसिडिटी भी एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इसलिए आपने देखा होगा जो चिप्स की पैकेट है, चिप्स की पैकेट इतने महीनों तक फ्रेश कैसे रहती है? महीनों तक दुकान में कैसे टंगी रहती है? क्योंकि चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? नाइट्रोजन डाला जाता है। ओके, और नाइट्रोजन से उसे पूरे तरह से फिल कर दिया जाता है, फ्लश कर दिया जाता है ताकि वो रैंसिड ना हो। उसकी एयर को रिमूव कर देते हैं, वैक्यूम क्रिएट करके उसमें सिर्फ नाइट्रोजन भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन ना हो और चिप्स जो हैं लंबे समय तक चलें, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। ओके, रैंसिडिटी को हम कैसे बचा सकते हैं? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अभी मैंने बताया ना BHA, BHT. Go and find the full form of BHA and BHT and these are antioxidants that are added to butter. ओके, इसको हम फूड मटेरियल में, जिसका भी मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया, उसको हम ऐड कर देते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। और क्या तरीका है? एक तरीका और भी है, एक सेकेंड। यस, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। फूड को अगर हम एयर टाइट कंटेनर में डाल दें एंड बाय फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन। इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको चिप्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी एग्जाम्पल दिया बटर में डालते हैं। ओके, नाउ आई होप
कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. दिस वॉज अ वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, जो कि वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्लास 10th में आपको बोर्ड अपीयर करना होगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. I hope you studied this chapter seriously and you loved my presentation. If so, don't forget liking, sharing and subscribing to my channel for latest updates. And please, please, please attend these lectures very seriously. Bye bye. Thanks for watching.